हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल में महत्वपूर्ण चैप्टर्स देखने के बाद खास करके बुक 2 जो है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसके 3 महत्वपूर्ण चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। बुक 1 के तो सारे चैप्टर कर लिए हैं। आज के इस सेशन में हम करेंगे पार्ट 4 यानी मानव बस्तियां। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो 3 चैप्टर्स हमने देखे हैं उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको देखना है भारत के संदर्भ में, उसमें हम मानव बस्ती करने जा रहे हैं। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट खास चैप्टर है जो आपके ह्यूमन ज्योग्राफी का भारत के संदर्भ में समझ को बहुत बढ़ाएगा। तो आज के सेशन में हम एक बार में इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम से पहले करके जाना है एनसीईआरटी पैटर्न पर। इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, जहां 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आपको किसी भी तरीके के कूपन कोड, डिस्काउंट ऑफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निःशुल्क रूप से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और समझते हैं कि मानव बस्तियां जो चैप्टर है इससे रिलेटेड हमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें देखकर चलनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। जैसे मैं हर चैप्टर में आपको ये जरूर इंट्रोडक्शन देता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मानव अधिवास, जिसको आप क्या कह सकते हैं, आप इसको कई नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट भी कह सकते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट, है ना। अब देखिए मानव अधिवास क्या है, मानव अधिवास का अर्थ क्या है, मानव अधिवास एक तरह से किस प्रक्रिया या किस चीज को कहते हैं, ये जानना जरूरी है। बहुत साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो कोई भी जमीन का टुकड़ा या कोई भी स्थल या कोई भी जगह जहां मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए उसको इस्तेमाल करता है, उस जगह को रहने के लिए, वो मानव अधिवास कहलाता है। चाहे व्यक्ति गुफा में रहता हो, वो पर्वत पे रहता हो, वो किसी नगर में रहता हो, वो किसी गांव में रहता हो, वो जिस स्थल पर जिस तरीके से भी रहेगा वो उसका मानव अधिवास कहलाएगा। अच्छा, अधिवास देखिए केवल मानव का ही नहीं होता, अधिवास जानवरों का भी होता है, पशु पक्षियों का भी होता है, लेकिन हमें संदर्भ में किसके पढ़ना है, मानवों के, और उसका थोड़ा सा संबंध किस तरह प्रकृति से स्थापित होगा इसके हल्की चर्चा भी हम करेंगे। तो मानव अधिवास के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, प्रमुख रूप से अगर मानव अधिवास की चर्चा भारत में की जाए तो देखिए आपको पता है भारत गांवों का देश है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। तो कुल मिलाकर मुख्यतः यहां पर अधिवास 2 प्रकार के हैं, या तो जो व्यक्ति हैं वो किसी गांव में रह रहे होंगे या किसी नगर में रह रहे होंगे। ये बात सॉरी, तो ये बात अलग है कि वो गांव पर्वतों में भी हो सकते हैं, वो गांव किसी शहर के नजदीक हो सकते हैं, वो गांव प्लेन एरिया में हो सकते हैं, वो भारत का दक्षिण पूर्व हो सकता है, भारत का दक्षिण हो सकता है, भारत का उत्तर हो सकता है। तो एक तो अधिवास हमें समझना पड़ेगा कि भाई ग्रामीण आवास क्या है ना। यानी ग्रामीण यानी गांव में जो जनसंख्या रह रही है वो जिस प्रकार के रहन सहन, जिस प्रकार के स्थल, जिस प्रकार के घरों का इस्तेमाल कर रही है, वो ग्रामीण आवास कहलाता है। फिर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ग्रामीण आवास के प्रतिरूप क्या हैं। अब इसका मतलब यह है कि जो ग्रामीण आवास बने हुए हैं, जो गांव में आप घर बना हुआ देखते हैं, आखिर उसका क्या एक तरह से कह सकते हैं ना कि डायरेक्शन कैसे होता है बसने का। मतलब कई बार आप ऐसा देखेंगे कि कोई नदी बह रही होगी, उसके किनारे किनारे ये गांव बस जाएंगे। कई बार आप देख रहे होंगे कि कोई सड़क आ रही होगी और 2 सड़क जहां पर मिलेंगे उसके अगल बगल ये गांव बस गए रहेंगे, ऐसा भी देखने को मिलेगा। कई बार कोई जलाशय या तालाब होगा, उसके किनारे किनारे सारे आवास बन गए रहेंगे, है ना। कई बार इस तरह का आकार रहेगा और उसके चारों तरफ आवास बन जाएंगे। कई बार समानांतर दृष्टिकोण से सड़कें एक दूसरे को काटेंगी और बीच बीच में आवास बने रहेंगे। तो ये तरह तरह के प्रतिरूप होते हैं जिन प्रतिरूपों की चर्चा करनी आवश्यक है, और उसमें एक आध प्रतिरूप जैसे रेखीय है, वृत्ताकार है, इस पर बहुत सवाल बनते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अगला कंसेप्ट हम देखेंगे नगरीय बस्तियां, ठीक है। यानी जिसको आप एक तरह से कह सकते हैं अर्बन सेटलमेंट की बात करेंगे कि भाई नगर जो है केवल गांव में ही नहीं बल्कि नगरों में भी जनसंख्या रह रही है। तो नगरीय बस्तियां क्या हैं, उसका अपना स्वरूप क्या है, उसके अपने प्रकार या प्रतिरूप क्या है, ये भी हम इंपॉर्टेंट रूप से देखेंगे कि भाई नगर के जो आवास हैं उनके प्रतिरूप आखिर क्या है, वो किस प्रकार बसाए जाते हैं, और भारत में जो नगरों की स्थिति है वो क्या है, ठीक है। लास्ट में हम पढ़ेंगे भारत में नगरीकरण, जिसको आप क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। जब देश आजाद हुआ तो बहुत सीमित मात्रा में लोग शहरों में रहा करते थे। आज लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार करीब करीब 31.5% जनसंख्या शहरों में या नगरों में रह रही है। तो आखिर ये जो नगरीकरण है ये प्रोसेस क्या है, ये नगरीकरण हो कैसे रहा है,
इस नगरीकरण के होने के कारण क्या है। और मत भूलिए, पीछे आप प्रवास वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक देख चुके हैं, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो भाई आखिर नगरीकरण क्या है, नगरीकरण के कारण क्या है, नगरीकरण के अलग अलग रूप कौन कौन से हैं, और नगरीकरण किन किन समस्याओं का समाधान करता है, साथ ही किन किन समस्याओं को जन्म भी दे रहा है, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे। और स्थिति प्रेजेंट में भारत में नगरीकरण को लेकर कैसी है, इसकी भी चर्चा थोड़ी होगी। तो मानव अधिवास, ग्रामीण आवास, ग्रामीण आवासों के प्रतिरूप, नगरीय बस्तियां, नगरीय आवासों के प्रतिरूप, और भारत में नगरीकरण, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हम करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम अधिवास के बारे में पढ़ते हैं कि भाई अधिवास किसे कहते हैं, या मानो ह्यूमन सेटलमेंट क्या है। तो देखिए, आवास या अधिवास स्थल मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई सबसे जरूरी चीज क्या है आपके लिए, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान जैसी जरूरत जो है वो अधिवास है, मकान जहां आप रह रहे हैं। तो ये ह्यूमंस का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट नीड होता है। मानव जिस स्थान पर रहकर अपना जीवन यापन करता है, या जिस स्थान को अपने परिवार सहित स्थायी अथवा अस्थायी स्तर पर निवास के रूप में प्रयुक्त या प्रयोग करता है, उसे अधिवास कहते हैं। ठीक बात है। तो मानव खुद और अपने परिवार के साथ जिस जगह पर रहता है, जिस जगह का इस्तेमाल करता है, जिस जगह पर अपना जीवन यापन करता है, वो उसका अधिवास या सेटलमेंट कहलाता है। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा कि हो सकता है वो किसी पहाड़ पर रह रहा हो सकता है वो किसी झील के किनारे रह रहा हो सकता है वो गांव हो सकता है वो शहर हो सकता है वो बाजार हो। तो कुल मिलाकर मानव क्या है, जिस स्थान पर रहकर अपना जीवन यापन करे और जिस स्थान को अपने परिवार सहित स्थायी अथवा अस्थायी स्तर पर निवास के रूप में प्रयोग करे, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिवास कहते हैं। यह अधिवास कोई विशाल इमारत, मकान, झोपड़ी या छप्पर के रूप में हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। हो सकता है वो बहुत बड़ी हवेली में रहता हो सकता है वो कोई झोपड़पट्टी बना के रहता हो सकता है वो किसी छप्पर में रहता हो। सो इट डजंट मैटर कि व्हाट इज द शेप ऑफ द हाउस, इट जनरली डिपेंड्स, it generally means that if he or she is living in any part of the area, whether he is living in tent or a big पक्का house, that place will be called his अधिवास। उसका सेटलमेंट वो कहलाएगा। हडसन ने कहा कि भूमि का वह भाग जो मानव बसाव के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, मानव बसाव यानी लोगों के बसने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, वो मानवीय अधिवास कहलाता है। ठीक बात है, ठीक बात सर, ओके। अब एक चीज जाननी बड़ी जरूरी है कि इस मानव प्रवास के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यह है सबसे जरूरी चीज कि भाई जो ये मानव आवास प्रवास है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है तत्व कौन कौन सा है, क्या क्या चीजें मिलकर मानव अधिवास या मानव आवास को एक तरह से निर्धारित करती हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति कहीं रहता है ना, तो ऐसे ही आंख मूंद के नहीं रहता है। आप जनरली जब कहीं जाएंगे तो दो चार चीजें देखते हैं। जैसे आप भी कहीं घर लेने जा रहे हैं तो आप क्या देखते हैं, भाई बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, सोसाइटी कैसी है। तो ये तो चलो बहुत मॉडर्न तरीका हो गया, लेकिन जब लोग कहीं रहने लगते हैं तो चार पांच चीजें बन जाती हैं। वहाँ की प्रकृति, वहाँ का समाज, वहाँ की सुविधाएं, वहाँ की जगह, सारी चीजें मिलकर, वो तत्व मिलकर मानव आवास को निर्धारित करते हैं। तो एक आता है आवास स्थल। सबसे पहले वो लैंड, जहां पर वो रहने जा रहा है या रह रहा है। तो वो लैंड कोई भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था, चाहे वो पहाड़ी भी हो सकती है, वो खेती की जमीन हो सकती है, वो उपजाऊ जमीन हो सकती है, वो प्लेन एरिया हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। दूसरा मानव। अब ऐसा नहीं कि कोई जमीन है और वहां जानवर रह रहे हैं। मानव अधिवास तब कहलाएगा, मानव प्रवास तब कहलाएगा जब वहां पर मानव रह रहा हो। ठीक है, आगे बात समझ, बल्कि प्रवास से ज्यादा बेहतर है आप अधिवास समझ लीजिए या मानव आवास समझ लीजिए। ठीक है, अधिवास। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है समाज, जिसको आप कहते हैं सोसाइटी। ठीक है, इसको मानव अधिवास कर लीजिएगा। सोसाइटी ये बड़ी जरूरी चीज है भाई। जब मानव कहीं रहेगा, जब वहां पर उसका अधिवास बनेगा तो समाज ही बनेगा। वो लोगों से मिलेगा जुलेगा, फिर मिलने जुलने के तरीके बनेंगे, फिर तरीकों से तरह तरह की रिचुअल्स बनेंगे, फिर संस्कृति बनेगी, धर्म बनेगा, सारी चीजें होंगी और समाज का हिस्सा बन जाएगा। एक भाषा प्रयोग करेगा। फिर वहां का भौतिक वातावरण, जिसको आप बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब क्या, वहां की हवा, पानी, नदी, जल कैसा है, वहां की स्थिति कैसी है, गर्म जगह है, ठंडा जगह है,
वहां पर बारिश कैसी होती है, वहां पर कृषि योग्य जमीन है कि नहीं। जैसे मान लीजिए पहले स्लैश एंड बर्न वाले होते थे, तो जहां जहां उपजाऊ जमीन रहती थी या पहाड़ के झाड़ी होते थे उसको काट के उपजाऊ बना के वहां खेती करते थे, फिर चल देते थे। तो कुल मिला के वहां का फिजिकल इन्वायरमेंट भी जरूरी है ना। अब गर्म प्रदेश का आदमी सोचो कि आप ठंडे में जाके रहेगा तो नहीं रहेगा, वो वैसी ही जगह ढूंढेगा, या उसके पास अगर पशु हैं तो वो जहां अपने आप को एडॉप्ट कर सके वहां वो रहेगा। तो वहां का भौतिक वातावरण भी जो है वहां अधिवास का महत्वपूर्ण तत्व बनता है। उसके बाद मानव आवास को संचालन करने वाले जो तत्व रहेंगे, गलियां, पगडंडियां, ये सारी चीजें वहां बनेंगी, धीरे धीरे वहां कॉलोनी बनेगी, धीरे धीरे वहां पे मकान बनेंगे, सारी चीजें होंगी। तो ये 4-5 ऐसी चीजें हैं जो मानव अधिवास के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में, एलिमेंट्स के रूप में देखी जाती है। ठीक है। मानव अपने आवासों का निर्माण विभिन्न सुविधाओं को प्राप्त करने के साथ साथ सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक कार्यों की पूर्ति के लिए भी करता है। बिल्कुल ठीक बात है। मानव ऐसा नहीं है, देखो मानव जो अपने आवास को बनाता है तो सुविधा तो चाहिए ही, दूसरा उसको और क्या चाहिए, सुरक्षा। भाई उसको गर्मी, जाड़ा, बरसात, चोरी, डकैती, इससे सुरक्षा चाहिए ना, घर में बैठ के वो ताला बंद कर ले, घर में छुप जाए, है ना। उसके बाद उसको आर्थिक और सामाजिक कार्य भी तो पूरे करने हैं, है ना। उसको अपने सामाजिक दायित्वों की भी पूर्ति करनी है, तो वो घर से ही करेगा ना, वो कहीं जमीन पे बैठ के खुले मैदान से तो करेगा नहीं। तो इसलिए मानव अपने अधिवास क्यों बनाता है, अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने सामाजिक और आर्थिक दायित्वों की पूर्ति करने के लिए, और साथ साथ में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो अतः मानव आवास के तत्वों को अगर हमने अभी पहले ही देख लिया कि कौन कौन सी चीजें थी, आवास स्थल था, ठीक है, मानव था, समाज था, भौतिक वातावरण, मानवीय अधिवासों के संचालन तत्व, ये सारे हमने 5 तरह के इसमें तत्व महत्वपूर्ण रूप से बांटे हैं। ये मैंने आपको एक बार फिर समराइज करके लिख दिया है ताकि नोट्स मेकिंग में आपके काम आ जाए। अब प्रकृति या आवास का स्थल देख लेते हैं, जो तत्व हमने देखा था। तो पहला तत्व क्या है, मानवीय आवास का स्थल आवास का आधारभूत तत्व है। चूंकि ये जो पहला तत्व है ना, आवास, या इसको प्रकृति भी कह सकते हैं, जहां पर वो रहने वाला है, वो पहले पॉइंट में आ जाता है। तो इस हिसाब से आइए इस पहले पॉइंट को अगर हम देखें तो मानवीय आवास का जो स्थल है वो आवास का सबसे महत्वपूर्ण जगह है। भाई आप आवास तभी बनाएंगे ना जब कोई जगह होगी। तो सभी तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आवास का स्थल है कि वो स्थल कहां पर होता है, तो वही आवास को एक स्वरूप प्रदान करता है। अब दूसरा जो तत्व महत्वपूर्ण है वो मानव है। जाहिर सी बात है, अगर मानव आवास है तो मानव तो एक इंपॉर्टेंट तत्व होगा ही। तो मानवीय आवास का मानव दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है, जो आवास का निर्माणक होने के साथ साथ उसका उपभोग करता, यानी उसको इस्तेमाल भी करता है। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा समाज, मैंने आपको बताया था कि मानवीय समाज आवासों को संगठित रूप प्रदान करके उन्हें जीवन प्रदान करता है। क्योंकि मानव समाज क्या करता है, किसी भी चीज, देखिए समाज क्या है, एक तरह का आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज वे में रखता है ना। जैसे मान लीजिए अगर समाज नहीं है, सोसाइटी नहीं है, लोगों का डर नहीं है, तो लोग जो मर्जी है वो करेंगे। लेकिन अगर हर चीज को ऑर्गेनाइज वे में करना है, हर चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से लागू करना है, तो वहां पर समाज एक बहुत बड़ी रोल अदा करता है। ठीक है, क्योंकि वह हर चीज पर चेक एंड बैलेंस रखता है। फिर भौतिक वातावरण, तो भौतिक वातावरण मानवीय आवास का एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जिसके अंतर्गत मानव अपने क्रियाकलाप करता है। मतलब जंगल है, जमीन है, जल है, इसके अलावा हवा है, यानी प्रकृति में जो भी कार्यकलाप वो कर रहा है वो उसका भौतिक वातावरण है। किस तरह की जगह पर वो रह रहा है, क्या क्या संसाधन है, ये सारी चीजें मानव आवास की महत्वपूर्ण चीजें मानी जाती हैं। अब मानवीय अधिवासों को संचालन क्या क्या करती हैं, गलियां रहती हैं, पगडंडियां हैं, सड़क है, रेल मार्ग है, मतलब जिन चीजों से मानव अधिवास कनेक्ट होता हो, जहां से सारी प्रक्रियाएं आसानी से एक जगह से दूसरे जगह होती हों, एक तरह का आप कह सकते हैं कि मानव अधिवासों को जोड़ने का भी काम करती हों, वो सारी चीजें मानवीय अधिवासों के संचालन तत्वों पर आती हैं। अब देखिए, उपयुक्त कारकों के कारण किसी बस्ती का जन्म होता है। जैसे जैसे अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध होती जाती हैं, वैसे वैसे अधिवासों का विकास होता चला जाता है। जितनी ज्यादा वहां सुविधाएं कनेक्ट होंगी, चाहे वो संचालक तत्व जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, गलियां हैं, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे मिलता जाएगा, वहां वो बस्तियां और अच्छे से विकसित होती जाएंगी। प्रारंभिक काल में स्थायी बस्तियों का जन्म एवं विकास कृषि व्यवसाय के विकास के साथ ही हुआ, ये बात ठीक है। शुरू में जब कृषि का विकास होता चला गया, वैसे वैसे खूब सारे बस्तियां बनती गई, नगर बनते गए। तो हमने प्राचीन काल में भी देखा था कि जो अधिवासों का विकास है या जो सोसाइटी का बनना है, उसमें कृषि का बहुत बड़ा रोल रहा था। तो ये तो हमने शुरू से देखा है। अब देखिए, व्यवसाय एवं आकार की दृष्टि से अधिवासों को आप 2 वर्गों में बांट सकते हैं, 2 इसके विभाजन कर सकते हैं। एक है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय आवास। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो अधिवास है उसमें या तो एक क्या हो जाएगा, रूरल सेटलमेंट, और एक नगरीय यानी शहरों का अधिवास हो जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत सिंपल सी चीज है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रामीण आवास के बारे में। अब ग्रामीण आवास का सीधा या अधिवास का सीधा मतलब ये हो जाएगा कि भाई एक ऐसी जगह या एक ऐसा सेटलमेंट जहां गांव में लोग रह रहे हो,
और गांव का मतलब क्या है, वहां देखिए ग्रामीण जब भी बात आती है ना, तो वहां ये समझ लीजिए कि सबसे प्रमुख जो आर्थिक क्रिया होगी, सबसे प्रमुख जो आर्थिक क्रिया होगी वो क्या होगी, कृषि होगी। कृषि एवं संबंधित जो कार्य होंगे, पशुपालन है ना, मुर्गी पालन, सारी चीजें। तो मानव की आवश्यकताओं की आपूर्ति से संबंधित प्रक्रियाओं में मानवीय आवास का महत्वपूर्ण हाथ है। हडसन के अनुसार ग्रामीण अधिवासन से आशय उस अधिवास से है जिसके निवासी अपने जीवन यापन के लिए भूमि के विदोहन पर निर्भर करते हैं। भूमि के विदोहन यानी लैंड का इस्तेमाल करके वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। भाई वो भूमि से ही कृषि उत्पन्न करेंगे, भूमि से चारा उगाएंगे तो वो पशुओं को पालेंगे, उससे दूध निकालेंगे। तो जहां भूमि या इनडायरेक्टली कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों को, कार्यों को आर्थिक क्रियाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो ग्रामीण अधिवास कहलाता है। और उस आर्थिक क्रिया के आसपास जो नगर बस जाएंगे, जो आवास बन जाएंगे, वो ग्रामीण अधिवास कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ग्रामीण अधिवासों के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। पर पिल्लो ने तो ग्रामीण अधिवास को एक कृषिशाला बताया है। बिल्कुल ठीक बात है, कृषिशाला ही है। वहां पर तरह तरह के बीज, तरह तरह के फसल, सब्जियां, फूल, फल इत्यादि सारी चीजें क्या की जाती हैं, उगाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें आखेट आपको देखने को मिल सकता है, हंटिंग, ठीक है, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, ठीक है, ये आखेट, पशुपालन, कृषि, ये सारी देखने को मिल सकती हैं। कुल मिला के जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 क्रियाएं होती हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं वो कृषि से संबंधित होती हैं, वो जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज। तो जहां के लोग इस प्राइमरी एक्टिविटी पर निर्भर होकर रहते हैं, वो ग्रामीण अधिवास एक तरह से कहला जाता है। ठीक है, कृषिशाला भी इसे कहा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार के अधिवास को कृषिशाला कहा गया है, तो ग्रामीण अधिवास आप कह सकते हैं। यद्यपि अधिकांश ग्रामीण अधिवासों में कृषि कार्य प्रमुख रूप से किए जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण अधिवास ऐसे भी हैं जहां पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन पकड़ना, लकड़ी काटना, वनोत्पाद संग्रह करना, ये सारे भी प्राथमिक कार्य किए जाते हैं। मैंने बताया था आपको कि कृषि के साथ साथ ये कुछ एलाइड एक्टिविटीज, अंग्रेजी में कहते हैं फार्मिंग एंड या एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी बहुत बार देखने को मिलती हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, ग्रामीण अधिवास के आर्थिक क्रिया के रूप में देखी जाती है। अब कुछ मुख्य लक्षण देख लेते हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो ग्रामीण अधिवास के होते हैं। तो ग्रामीण अधिवासों में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि होता है, नोट कर लीजिएगा। ग्रामीण अधिवास स्थानीय भवन सामग्री जैसे मिट्टी, लकड़ी, फांस, घास, ये सारी चीजों से मिलकर निर्मित होता है। ठीक है, तो फर फंस जो होते हैं, इनसे मिलकर ये निर्मित होता है। ग्रामीण अधिवास किसी योजना अनुसार नहीं बनाए जाते हैं, उपलब्ध भूमि पर मकान बना लिए जाते हैं। बिल्कुल, वहां पे कोई टाउन प्लानिंग जैसी चीज नहीं होती है, जो मकान या जो जगह उपलब्ध हो गई वहीं पर ये बना लिया जाता है। गांव के आसपास समान व्यवसाय के लोगों की अलग अलग बस्तियां बस जाती हैं, जिनका नामकरण व्यवसाय या जाति के आधार पर होता है। गांव के लोगों में सहकारिता और सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव जो चीजें होती हैं, और आप एक दूसरे के सहयोग की भावना यहां पर खूब पाई जाती है। अब ग्रामीण अधिवासों के मुख्य लक्षण देख लीजिए, इसको आप टेबल नुमा भी देख सकते हैं। तो पहला क्या होगा, कृषि यहां पर क्या रहेगी, एक प्रमुख साधन रहेगा। लोगों को क्या होगा, फार्मिंग सबसे बड़ा साधन रहेगा। स्थानीय भवन सामग्रियों को मिलाकर घर को बनाया जाएगा। अनियोजित यानी कि अनप्लान्ड रूप से आवास बनाए जाएंगे। मैं आपको टेबल फॉर्म में लिखता हूं ताकि आपको कुछ रटना ना पड़े। व्यवसाय या जाति के आधार पर नामकरण होगा, ये भी बात ठीक है। कई बार आप गांव में आज भी चले जाएंगे तो लोहार, कुम्हार, बढ़ई, ऐसा अभी भी आपको बसे हुए कॉलोनी सेटलमेंट मिल जाएंगे कि हाँ यहां पर ये काम करने वाले लोग बस रहे हैं। आपसी सहयोग की भावना रहती है। गांव में क्या होता था, पहले एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी चलती थी, आंतरिक अर्थव्यवस्थाएं थी, है ना, कि जैसे लेट सपोज लकड़ी का काम करने वाले एक उसी गांव में है ना, उसके अलावा कपड़े की सिलाई करने वाले उसी गांव में हैं, लोहे का काम करने वाले लोग उसी गांव में हैं, नाई का काम करने वाले लोग इसी गांव में हैं। तो हर काम जिसके लिए एक बाजार की आवश्यकता, सब्जी उगाने वाले, बेचने वाले, तो एक अपनी अर्थव्यवस्था वहां पर रहती है, और एक दूसरे से लेन देन करके, सहयोग करके, आज भी गांव में एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे की चीजों का इस्तेमाल करके लोग सहयोग से काम चला लेते हैं। ठीक है, अगर ग्रामीण बस्तियों की बात की जाए तो भारत में 6,40,867 गांव हैं। इनमें 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 74 करोड़ लोग यानी 68.84 लोग गांव में रह रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न प्रकार के ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको ध्यान रख लीजिएगा। 6 लाख से ऊपर गांव है भारत में। तो ग्रामीण बस्तियों के अगर प्रकार की बात करें तो सामान्य ग्रामीण अधिवासों की रचना तथा उसमें स्थिर मकानों की दूरी के आधार पर
कुछ ग्रामीण अधिवासियों के वर्ग बांटे गए हैं, जैसा बिखरे या एकाकी आवास, मतलब हो सकता है अलग अलग जगह हो या एक साथ वाले आवास हो, अपखंडित या अर्धगुच्छित या पूर्वा अधिवास, संयुक्त या पल्लीकृत अधिवास, सघन या सामूहिक गुच्छित संकुलित अधिवास। ये गांव के आवासों के प्रकार हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बिखरे या एकाकी अधिवास की बात करें तो इस प्रकार के अधिवासों में घर दूर दूर बने होते हैं। इस प्रकार के अधिवास में कृषक अपने खेतों में झोपड़ी या मकान बनाकर रहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये बड़े बड़े खेत हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि एक खेतों की कॉलोनी एक जैसे बस जाएगी। ये कहोगे जिसका जहां खेत होगा, मान लीजिए बड़े बड़े खेत हैं, तो इसी खेत में एक छोटा छोटा घर सब लोग बना लेंगे। तो अलग अलग आवास है, ये नहीं कि एक साथ घर बने हुए हैं और खेत अलग हैं। इन झोपड़ियों या मकान में एक ही परिवार के लोग रहते हैं, तो ये बिखरे या एकाकी आवास है। यह अधिवास सामाजिक और सामूहिक सुविधाओं के लाभ से वंचित रहते हैं। मतलब कोई सोशल गैदरिंग बना के लोग नहीं रहते हैं, बहुत दूरी दूरी में रहते हैं। इसमें मकानों का बसाव छितराया हुआ मिलता है और मकानों के मध्य भूमि पर कृषि कार्य प्रमुखता से किया जाता है। ठीक है, तो मकान बना है, वहीं पर एक फार्म हाउस जैसा, वहीं पे फार्मिंग लैंड है, वहीं पे कृषि होती है। तो ऐसा भी अधिवास होता है ग्रामीण का। सीमित उपजाऊ समतल मैदान, सीमित मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, अर्ध विकसित सामाजिक संगठन इन अधिवासों की स्थापना के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, चलो गुड। भारत में इस प्रकार की बस्तियां हिमालय पर्वत श्रेणी की ढालों पर, उत्तर प्रदेश के तराई और खादर क्षेत्र में, पश्चिमी मालवा के पठार, पश्चिमी घाट तथा राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भागों में ये चीजें मिलती हैं। तो ये बहुत प्रमुख बात बताई गई है और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। ठीक है, अब आता है अपखंडित या अर्धगुच्छित या पूर्वा अधिवास। ठीक है, तो इन अधिवासों को पूर्वा बस्ती या अर्ध क्षेत्रीय बस्ती कहते हैं। यह अधिवास कुछ घर या झोपड़ियों का समूह होते हैं। तो ये भी बहुत प्रमुख, कुछ यानी गुच्छित रूप से छोटे छोटे समूह में बने होते हैं। इन घरों अथवा झोपड़ियों के मध्य स्पष्ट गली या मार्ग नहीं होते। इन अधिवासों को दूर से देखने से ज्ञात होता है कि इन्हें बिना किसी पूर्व योजना या क्रम के स्थापित कर दिया गया है, बिना प्लान का बना दिया गया है। इनको ऐसा देखकर पता चलता है। इस प्रकार के अधिवासों में मकान के मध्य कुछ खाली स्थान पड़ा रहता है अथवा 2-3 मकानों के छोटे छोटे पूर्वे थोड़ी थोड़ी दूर पे मिलते हैं। प्रत्येक पूर्वे में एक जाति विशेष या एक परिवार के लोग निवास करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल बातें हैं, बस आप ध्यान रखेंगे इसको। भारत में जो अपखंडित अधिवास हैं, ये पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग, दक्षिण डेल्टाई भाग, उत्तर प्रदेश में जो गंगा घाघरा दोआब है, जो खास करके घाघरा बोलते हैं सरयू नदी को, और गंगा नदी के बीच का जो पूरा इलाका है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे पूर्वांचल के इलाके, इसके अलावा लखनऊ के आसपास के इलाके इसमें मिलते हैं। ट्रांस घाघरा मैदान, विंध्य उच्च भूमि, ये सारे वहां पर मिलते हैं। फिर आता है कॉम्पोजिट सेटलमेंट, जिसको बोलते हैं संयुक्त या पल्लीकृत अधिवास। तो क्या होता है, इस प्रकार के अधिवास में प्रधान रूप से एक गांव होता है और उस गांव के बाहर थोड़ी ही दूरी पर या अधिक छोटे छोटे पूर्वे होते हैं। ठीक है, इनायत अहमद कहते हैं कि संयुक्त बस्ती की सर्वप्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें प्रमुख अधिवास या इसके चारों ओर 2 या 2 अधिक पूर्व होते हैं। एक अधिवास होगा, मान लीजिए कि एक गांव है और उसके किनारे किनारे छोटे छोटे पूर्वे बस जाएंगे, है ना, छोटे छोटे ऐसे बस्तियां बस जाएंगी। तो ये ऐसा भी एक देखा जाता है। गांव के मुख्य भाग से जब सघन बसाव हो जाता है तो कुछ लोग बाहर जाकर बसने लगते हैं, है ना। जैसे आपने जो लोग बिहार से कनेक्ट करते हैं, बिहार बोर्ड के बहुत से स्टूडेंट्स हैं या पूर्वांचल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने सुना होगा एक जिसको बोल देते हैं कि पाही वाला जगह, या जिसको बोल देते हैं कि एक ऐसा होगा कि गांव बिल्कुल घना बसा होगा, वहां ये बहुत पाया जाता है। ये पूरा गांव बसा हुआ है और गांव में जब बहुत ज्यादा लोग घनी आबादी में बस जाते हैं, घर बन जाते हैं, तो थोड़ा किनारे खेतों में जाके 10-10 घर, 20-20 घर बना के अलग अलग रहने लगते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत देखी जाती हैं। कुछ स्थान पर एक जाति विशेष गांव से बाहर इस तरह के पूर्व में रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जाति के लोग कहते हैं कि नहीं, हम चलो अलग अपना एक टोला बना लेते हैं और वहां वो रहते हैं। तो ये भी चीज देखी जाती है। भारत में इस प्रकार की बस्तियां गंगा घाघरा दोआब के पूर्वी भाग, मध्य गंगा मैदान के खादर क्षेत्र, रुहेलखंड के बांगर क्षेत्र, अवध के मैदान और उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों में मिलती है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। सघन या सामूहिक, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, तो इस प्रकार के अधिवास को संकेंद्रित, कंसंट्रेटेड कहते हैं, या क्लस्टर्ड कहते हैं। न्यूक्लिएटेड यानी एक जगह इकट्ठा होकर, सारे घर एक साथ इकट्ठा होकर बिल्कुल सघन बने रहेंगे। इस प्रकार के अधिवास में एक इकाई भूमि पर परिवार के आवास साथ साथ मिलते हैं। ठीक है, इन आवासों में रहने वाले परिवारों में परस्पर सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबद्धता सामूहिक अधिवास के प्रमुख लक्षण है। यहाँ लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे पे कोऑपरेशन रहता है, एक दूसरे से बातचीत रहती है और सामाजिकता से ओतप्रोत रहते हैं। मतलब बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, कोई अलगाव नहीं, एक साथ मिलना, एक साथ काम करना, एक साथ लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आइसोलेशन यहाँ नहीं रहता है। इसमें विभिन्न वर्ग के लोग संगठित रूप से रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। सामूहिक अधिवास में मकान सटे हुए मिलते हैं। इनमें मकानों के मध्य दूरी बहुत कम या बहुत नहीं होती, ऐसा भी दिखाई, बिल्कुल घने बने मकान यहाँ पर दिखाई देंगे।
सघन अधिवास प्रायः वहां मिलते हैं जहां कृषि योग्य समतल या उपजाऊ भूमि की उपस्थिति, पीने योग्य पानी की पर्याप्तता, परिवहन के साधनों का विकसित अवस्था में होना, उपयुक्त जलवायु और सुरक्षा व्यवस्था की सुविधा, ये सारे कारक एक साथ मिलते हैं। तो वहां पर ये सारी सुविधाएं रहेंगी जिससे सबका काम चल पाए, तभी ये सघन आवास बनते हैं। उनको किसी भी तरह की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पीने का पानी, परिवहन के साधन, अच्छी जलवायु, सारी चीजें वहां पर मिलती रहती है। ठीक है, तो भारत में सतलज गंगा का जो मैदान है, मालवा के पठार हैं, नर्मदा नदी घाटी है, बिंद का पठार, निमाड़ उच्च भूमि, ये वहां पे मिलते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम आएंगे कि जो जनसंख्या के आधार पर गांव है और उनका प्रकार है और क्या वितरण है, किस तरह के जनसंख्या के हिसाब से गांव बसे हुए हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन पूरा उनके देश में 6.5 लाख गांव हैं, किस किस तरह के गांव आप देखेंगे, किस किस तरह की भूमिका, किस तरह के जनसंख्या पर आधारित उनका क्लस्टर है, इसको देख लेते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर गांव को 3 भागों में बांटा गया है। एक 1000 से कम आबादी वाले गांव, तो भारत में लगभग ऐसे छोटे गांव की संख्या सबसे अधिक है जो 1000 से कम आबादी वाले हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 6,40,867 गांवों में से 3,42,812 यानी 62% गांव ऐसे हैं जो 1000 से कम जनसंख्या वाले हैं। देख लीजिए, यानी इतने गांव में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो 1000 से कम जनसंख्या वाले गांव माने जाते हैं। और खास करके देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार छोड़ दें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे इन इलाकों में, महाराष्ट्र आएंगे तो बहुत छोटे छोटे जनसंख्या वाले गांव आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे गांव हमारे देश में सर्वत्र ही पाए जाते हैं। ये गांव देश के पहाड़ी, पठारी, शुष्क, अर्ध शुष्क, जाहिर सी बात है, जहां पहाड़ रहेंगे, प्लेट्यूज या पहाड़ रहेंगे, जहां पर अनइवन टेरेन रहेगा, जहां पर बहुत ज्यादा कृषि नहीं की जा सकती, जहां बहुत ज्यादा परिवहन नहीं है, तो वहां सघन लोग कम ही लोग रहेंगे, तो छोटे छोटे गांव होते हैं। वही आप जो गंगा का मैदानी भाग है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, ये जो गांव है, यहां पर आपको थोड़ी ज्यादा जनसंख्या वाले गांव मिलेंगे। तो हिमालय के उत्तर पूर्वी, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर पश्चिम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग, यहां पर ये गांव मिलते हैं जो 1000 से कम वाले हैं। दूसरे गांव है 1000 से 2000 की आबादी वाले, ये 21% भाग ऐसे गांव में रहता है और यह संख्या 1,31,816 है। यानी 1,30,000 गांव या 31-32,000 गांव ऐसे हैं जो 1000 से 2000 जनसंख्या वाले हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, असम में ये सारे गांव आपको मिलेंगे, मैंने बताया आपको। फिर आता है 2000 से 3 अधिक वाले गांव। तो हमारे देश की ग्रामीण आबादी का 17% भाग ऐसे बड़े गांव में रहता है और लगभग 1,08,116 गांव ऐसे हैं जो 2000 से अधिक वाले हैं। ऐसे बड़े आकार के गांव देश के सभी भागों में हैं, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, चलिए अब ये देख लीजिए, लास्ट में मैंने आपको एक कंसंट्रेटेड टेबल बना दिया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो गांव के वर्गीकरण कैसे आप कर लेंगे? 1000 से कम आबादी वाले गांव 62%, 1000 से 2000 तक आबादी वाले गांव 21% और 2000 से अधिक आबादी वाले गांव कितने हो गए? 17%। ठीक बात है। दोबारा 62% गांव, एक तो हमने देख लिया था कितने थे, 6,40,867 करीब इतने गांव हैं। इसमें से 62% के आसपास जो 0 से 1000 तक के हैं, करीब करीब 21% कितने हैं जो 1 से 2 के तक हैं, के 1000 को बोल देते हैं, और 17% ऐसे हैं जो कितने हैं, 2 के से ऊपर वाले हैं, 2 के से अबव। ठीक है, तो ये 3 तरह का वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण को भी आप थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ कि भाई जो ये बस्तियों के प्रकार हैं, ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार हैं कि किस तरह की ग्रामीण बस्तियां होंगी, कम जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या, या कंसंट्रेटेड या नहीं, किस तरह का, उसको निर्धारित कौन करता है? कौन कौन से वो तत्व हैं जिनके कारण ग्रामीण बस्तियों का निर्धारण होता है? तो पहला आता है भौतिक कारण, जिसको हम कहते हैं फिजिकल फैक्टर। जाहिर सी बात है, वहां की जगह कैसी है, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, जो अगल बगल दिख रही है चीजें जो भौतिक या फिजिकल रूप से दिखाई पड़ रही है, आखिर वो कैसी है। दूसरा सांस्कृतिक यानी कल्चरल फैक्टर, वहां की संस्कृति कैसी है, वो बहुत चीज डिसाइड करती है। और वहां का इतिहास क्या रहा है, हो सकता है कुछ ऐसा इतिहास हो कि 2-4 परिवार हो सकता है इतिहास कुछ ऐसा हो कि बहुत बड़ा बस्ती हो, तो कई चीजें इस पर डिपेंड करती है, मैं चर्चा करूंगा। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं, फिजिकल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल, यानी भौतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक। इन कारणों से ये तय होता है कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो किस प्रकार की होंगी। भौतिक कारण की बात करें तो इसके अंतर्गत भूमि की बसावट, अपवाह तंत्र, भौम जल स्तर यानी कि भूमि कैसी है, प्लेन है, पठार है, पर्वत है, इसके अलावा वहां का भौम जल स्तर, ग्राउंड वाटर कितना है, वहां के जलवायु कैसी है, मृदा, बस्तियों के प्रकार निर्धारण में मृदा कैसी है, ये बस्तियों के प्रकार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में तालाब या जलाशय के चारों ओर और पर्वतीय प्रदेशों में उच्चावचन के अनुरूप मकान बनाए जाते हैं। तो
तो यहां कहने का मतलब यह है कि मकान या बस्तियां बनेंगी कैसे, क्या वो ऐसे गोलनुमा बनेंगी, क्या वो तीरनुमा बस्तियां रहेंगी, क्या वो ऐसे ऐसी लाइन से बस्तियां बसेंगी, ये डिपेंड करता है इन कारणों पे, है ना। जैसे सबसे पहला अगर भौतिक कारण की बात करें तो भाई वहां कैसी मिट्टी है, कैसा जलवायु है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें, अगर मान लीजिए वहां पर कोई जलाशय है तो हो सकता है कि इसके चारों तरफ ये वृत्ताकार बस्ती बन जाए, तो ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। इसके विपरीत जो सतलज गंगा का उपजाऊ मैदान है वहां सांहत बस्तियां विकसित हुई हैं। सांस्कृतिक कारण की बात करें तो भारत में गांव की रचना प्रायः जाति, धर्म और जनजातियों के आधार पर हुई है। तो भारतीय गांव में उच्च वर्ग या भूस्वामित्व वाली जाति मकान बस्ती के मध्य में होते हैं और सेवा करने वाले मकान उसके चारों ओर बाहर की ओर बनाए जाते हैं। तो इसलिए ऐसी बस्ती भी बन सकती है जो सांस्कृतिक कारण से है। हरिजन के मकान गांव की सीमा के एक छोर पर होते हैं, ऐसा भी देखा जा सकता है। ऐतिहासिक कारक देखें तो बाह्य आक्रमण से बचाव हेतु सघन बस्तियां अधिक उपयोग होती हैं, इसमें उनमें सुरक्षित और इकट्ठा रहने की स्थिति बनती है। यही कारण है उत्तरी पश्चिमी भारत में संहित बस्तियां मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप कैसे हैं, यानी पैटर्न कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अधिवासों के प्रकार तथा प्रतिरूप में अंतर होता है। प्रतिरूप का मतलब ये हो गया कि जो वो बस्ती आपको दिखाई देगी वो किस शेप में दिखाई देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न कैसा रहेगा। एक और प्रकार तो अधिवास में बने हुए मकानों की संख्या और मकानों के बीच का पारस्परिक दूरी होता है, और प्रतिरूप बसाव की आकृति होता है। देखिए प्रकार मतलब क्या हो गया, कितने लोग उस बस्ती में रहते हैं, वो बस्ती एक साथ है कि दूर दूर बनी हुई है, ये हो गया प्रकार। लेकिन शेप कैसा दिखाई दे रहा है, गोलनुमा बस्ती है, तीरनुमा बस्ती है कि रेखा जैसी बस्ती है, ये होता है उसका प्रतिरूप या पैटर्न। तो हम थोड़ा प्रतिरूप पर भी बातचीत करेंगे। अब पहला इसमें आता है चौक पट्टी प्रतिरूप। तो मैदान में जहां दो मुख्य सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर क्रॉस करती हैं, वहां क्रॉस स्थान पर बसने वाले गांव का यह प्रतिरूप बनता है, और गांव की गलियां मुख्य सड़कों के लगभग समानांतर होती हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए, ये सड़क है, फिर ये भी सड़क जा रही है समकोण में, ये भी सड़क जा रही है समकोण में, और अब क्या है, ये जो है यहां पर बस्तियां बनी हुई हैं, ये बनी हुई है घर, ठीक है, इधर घर, ये सब घर हैं। अब ये क्या हो गया, ये चौक पट्टी बस्ती है ना, यानी एकदम चौड़ी चौकोर आकार में सड़कों के, ये क्या है, एक तरह से जहां पे सड़कें समकोण पर काट रही हैं वहां पर ये बस्तियां बसी हुई हैं। तो इसको कहा जाता है चौक पट्टी बस्ती। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, इसको कहा जाता है चौक पट्टी बस्ती। चलिए आगे देखते हैं। चेकर बोर्ड पैटर्न कहते हैं, जैसे चेस में होता है ना, चेस में आप देखते हैं आज वे भी एक दूसरे को समकोण पर काटकर आयतों का निर्माण करती हैं। इन सड़कों पर गलियों के विस्तार पर मकान सुनियोजित ढंग से बने होते हैं और सुंदर लगते हैं। ठीक है, गंगा के मैदानों में बहुत स्पष्ट रूप से यह देखने को मिलता है। दूसरा आता है रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई एक सड़क जा रही है, कोई नदी जा रही है, उसके किनारे किनारे कोई गांव बस गया। तो जब गांव किसी नदी, सड़क या नहर के किनारे पर बन जाए तो वो रेखीय कहलाता है, लीनियर कहते हैं। मान लीजिए नदी ऐसे जा रही है, इस नदी के किनारे किनारे ये गांव बस गया है। ठीक है, ये नदी के किनारे किनारे ये गांव बसा हुआ है और ये नदी जा रही है। ठीक है, ये नदी जा, या कोई सड़क ही जा रही है, तो ये रेखीय होता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। रेखीय प्रतिरूप के अधिवास में मकान नदी, नहर, सड़क के समानांतर एक पंक्ति में बने होते हैं। सड़क के दोनों किसान पर बने पंक्तिबद्ध मकानों के द्वार आपस आमने सामने होते हैं। ठीक है, दोनों किनारे, यहाँ किनारे हो जाएगा, दोनों किनारों पर। ठीक है, दोनों किनारों पर बने जो पंक्तिबद्ध मकान हैं वो एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज ये सड़क जा रही है तो इसके सामने यहाँ है, इसके सामने यहाँ, ऐसे बने होते हैं। ठीक है, ये रेखीय आकार के मकान होते हैं। गांव का आकार एक रेखा की भांति लंबा हो जाता है। इस प्रकार के अधिवास को रिवन प्रतिरूप या रिवन पैटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे वो सड़क गई रहती है वैसे ही वो मकान या गांव हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में, हालांकि देहरादून अब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड चला गया है, वो पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानते थे उसको, अब उत्तराखंड कर लीजिएगा। इसके नहरों के किनारे बसे गांव में इस प्रतिरूप का उदाहरण मिलता है। तो मेक इट उत्तराखंड, नॉट पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पुरानी एनसीईआरटीज में मेंशन रहते हैं अभी, सो इसको आप उत्तराखंड कर सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में ये सारी चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। क्लियर है, क्योंकि बहुत ज्यादा लैंड नहीं रहेगा तो सड़क नदी के किनारे, और नदियों से उसकी जरूरतें पूरा होती थी पहले, तो वो बता लेते थे। फिर आता है अरीय प्रतिरूप। जिस स्थान पर कई दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें आकर मिल रही हैं वह प्रतिरूप मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जगह है, अब यहां से एक ही सड़क यहां आ रही है, एक सड़क इधर आ रही है, एक सड़क इधर आ रही है, एक सड़क इधर आ रही है, कई जगह से सड़कें आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक जगह खाली है, तो यहाँ पर कोई गांव बस गया, तो यह अरीय प्रतिरूप या रेडियल पैटर्न हो जाता है। ये सड़कें वृत्त की भांति होती हैं। इनके मिलन स्थल अर्थात केंद्र गांव का एक चौराहा होता है, जहां से अनेक दिशाओं की ओर रास्ते निकलते हैं।
इन्हीं रास्तों या मार्गों पर मकान बनते हैं। तो मान लीजिए एक चौराहा है, ठीक है, और यहां से इधर भी सड़क जा रही है, 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 और यही मकान बन गया। ये मकान यहाँ बन गया, ये देखिए यहाँ मकान बन गया, सड़कों के किनारे किनारे मकान बन गए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जहां जहां सड़कें जा रही हैं, कच्ची कच्ची सड़कें, उसके किनारे किनारे मकान बन गए। तो ये क्या होता है, अरीय या रेडियल पैटर्न इसको कहा जाता है। तारा प्रतिरूप, प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप में बने ग्रामीण अधिवासों में मकान सड़कें साथ बाहर की ओर बढ़ जाते हैं, बाद में केंद्र के पास दो भागों के बीच की भूमि पर मकान बनने लगते हैं, फलस्वरूप अरीय प्रतिरूप तारा प्रतिरूप बन जाती है। अब यही क्या होता है ना कि ये मकान बनते बनते ये बहुत बीच बीच में बनने लगते हैं, आगे निकल निकल के मकान बनने लगते हैं, और बाद में ये अरीय से तारा का रूप ले लेती है। तो ये कुछ खास इसमें डिफरेंस नहीं होता। वृत्तीय प्रतिरूप, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, किसी झील या तालाब के किनारे चारों ओर बने मकान से ये अधिवास बनते हैं। मान लीजिए झील है और इसके चारों ओर मकान बन गए, है ना, तो ये जो चारों ओर मकान बन गए, ये फिर वृत्ताकार मकान या वृत्तीय प्रतिरूप बनाते हैं। नैनीताल जिले में ऐसा बहुत उदाहरण देखने को मिलता है। त्रिभुजाकार, जब कोई सड़क या नहर दूसरी सड़क या नहर से मिलती है परंतु उनको पार नहीं करती, ऐसे स्थान पर त्रिभुजाकार प्रतिरूप ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये मकान बन जाते हैं, ठीक है। मकानों के बसाव सड़क या नहर के एक किनारे पर तथा मिलने वाली सड़क या नहर के साथ होता है, ठीक है। तो ये नहर यहाँ आ रही है, नहर यहाँ आ रही है, ये त्रिभुजाकार स्थान बन गया, तो ये मिल जाएंगे यहाँ पर। तो अधिवास का भी स्वरूप त्रिभुज के आकार का हो जाता है। जब कोई सड़क किसी नदी तक जाकर समाप्त हो जाती है, वहां मकान नदी के समानांतर या सड़क के किनारे बनते हैं। मान लीजिए ये नदी जा रही है ना, और ये सड़क पहुंची ऐसे, अब ये जो जगह बच गई यहां अधिवास बन गया, ये त्रिभुजाकार अधिवास बन गया, ऐसा होता है, ठीक है। कुछ समय के बाद सड़कों के दोनों ओर और नदी के बीच के भाग पर बसाव हो जाता है और गांव की आकृति त्रिभुजाकार हो जाती है। बहुत सिंपल है। तीरनुमा, हाँ, जब कोई मार्ग या सड़क किसी अंतरीप के सिरे तक या किसी नदी के मोड़ तक जाती है, तब अंतरीय के सिरे अथवा नदी के मोड़ पर तीरनुमा आकृति बन जाती है। जैसे मान लीजिए ये नदी का मोड़ यहाँ पर है और एक सड़क यहाँ पे चली गई, जाके मिल गई, तो अब ये तीरनुमा बन गया है, ठीक है। अब ये जो तीरनुमा आकार बनता है वहां पर भी अधिवास बन जाता है, तो ये तीरनुमा अधिवास कहलाता है। अंतरीप के सिरे या मकानों की संख्या अधिक तथा सड़क या मार्ग के साथ बाहर की ओर मकान कम होते हैं। दक्षिण भारत में कन्याकुमारी के आसपास इस तरह का तीरनुमा पाया जाता है। सीढ़ीनुमा, ये खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में है। जैसे मान लीजिए पर्वत ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, अब यहाँ पर अधिवास बनते चले गए, तो ये सीढ़ीनुमा आवास होते हैं। विभिन्न ऊंचाई और ढाल पर भूमि को समतल करके गांव बसाए जाते हैं। ढाल के नीचे से ऊपर तक मकानों की पंक्तियां सीढ़ी के आकार में या सीढ़ी की आकृति में बनती हैं। इन गांव से ऊपर तथा नीचे की समतल भूमि पर खेती का काम होता है। हिमालय, आल्प्स, एंडीज, इन ढालों पर ये गांव पाए जाते हैं। फिर पंखानुमा प्रतिरूप है। नदियों के डेल्टाई भाग और पर्वतपात प्रदेशों में वन वाले कछारी पंखों के प्रदेश में बसने वाले गांव इस प्रतिरूप के होते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टा के पंखानुमा प्रतिरूप गांवों में मिलते हैं, ठीक है। यह था हमारा पूरा ग्रामीण अधिवास से संबंधित, यानी ग्रामीण अधिवास के प्रकार कौन से हैं, पैटर्न यानी उनका जिसको आप कह सकते हैं प्रतिरूप कैसे हैं। ग्रामीण अधिवासों में जो बस्तियां बन रही हैं वो 1000 से 2000 से ऊपर से 3 हमने आकार प्रतिरूप देखे। अब हम देखेंगे कि भाई नगरीय बस्तियां क्या हैं और नगरीय बस्तियों से क्या तात्पर्य है। अब नगरीय बस्तियों की बातचीत करें अगर, तो देखिए जाहिर सी बात है, एक चीज तो अपने आप में तय है कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग निवास कर रहे हैं वो ग्रामीण बस्तियों के कहे जाएंगे। और नगरीय बस्ती, अब यही आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि भाई ग्रामीण में जैसे मैंने आपको बताया, अब आप कह देंगे हाँ सर जो लोग शहरों में रहते हैं वो नगरों में रहते हैं, इतना काफी नहीं है। आपके पास एक ना कंसेप्चुअल डेफिनेशन रहना चाहिए या समझ रहनी चाहिए। जैसे उसमें सबसे बड़ा समझ क्या होनी चाहिए कि हाँ सर, जहां पर यानी जिस इलाके में जो मुख्य आर्थिक क्रिया है, वो क्या होगी, या तो द्वितीय क्षेत्र की होगी या तृतीय क्षेत्र की होगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा कि या तो सेकेंडरी सेक्टर के काम करेंगे, मतलब विनिर्माण वाले काम, या तृतीयक यानी जो सेवा क्षेत्र है वहां का काम होगा, सर्विसेज। ये चीज वहां पर देखने को मिलेगी आपको, है ना। तो जो मुख्य आर्थिक क्रिया होगी वो या तो द्वितीयक होगी या तृतीयक होगी, ठीक बात है। अब यहां से इसका तात्पर्य यह हो गया कि जो प्राथमिक या कृषि पर आधारित कार्य था उसके अलावा जीविकोपार्जन के साधन यहां पर रहेंगे। और निश्चित तौर पर और क्या चीजें इन बस्तियों के आसपास देखी जाएंगी, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या देखे जाएंगे, रोजगार के बेहतर अवसर, है ना। ये सारी चीजें जो हैं इन बस्तियों के आसपास दिखाई देंगी और इसके कारण क्या होगा, एक प्रतिकर्ष कारक बनेगा और लोग यहां पर रहेंगे। अपकर्ष कारक, सॉरी,
नगरीय बस्ती से तात्पर्य उस मानव बस्ती से है जहां गैर कृषि कार्यों से संलग्न लोग एक निश्चित योजना और पर्याप्त संख्या में एक साथ रहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। निश्चित योजना क्या है कि भाई जैसे मान लो लेट सपोज यहां पर कोई फैक्ट्री है ना। अब इस फैक्ट्री में कम से कम 1000 मजदूर चाहिए, तो यहां के 1000 जो मजदूर होंगे वो यहां पर कहीं ना कहीं बसेंगे, और जब वो बसेंगे तो इनको पता होगा कि भाई हमें इस फैक्ट्री के लिए काम करना है। जैसे मान लीजिए लेट सपोज BHEL, तो BHEL मान लीजिए भोपाल में अगर आके बनी तो फिर इसके आसपास एक बस्ती बनेगी और उस बस्ती के सभी लोगों को पता है कि हमें इस इंडस्ट्री के लिए काम करना है, और फिर अलग अलग ओहदे के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे, वहां पर बस्ती सेटलमेंट बनाई जाएगी। ये हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर। असंगठित क्षेत्र के लोग भी ऐसे ही आके बच सकते हैं। नगरीय बस्ती के लोग मुख्यतः व्यापार, उद्योग, परिवहन और अन्य सेवाओं में संलग्न देखे जाते हैं। अब मान लीजिए यहां पर अब एक फैक्ट्री बनी, 1000 लोग यहां काम करने आ रहे हैं, तो इससे संबंधित यहां पर मार्केट और व्यापार खुलेगा, इससे संबंधित यहां पर परिवहन और बस, ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, ऑटो सब कुछ बनेगा। तो ये एक क्या होगा, एक पूरा सिस्टम, या जिसको आप कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे बस्ती का निर्माण होगा और वहां पर फिर लोग अपना जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार नगरीय बस्तियों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने अभी आपको बताया, द्वितीयक यानी विनिर्माण, व्यापार, ये सारी चीजें, सॉरी विनिर्माण मुख्य रूप से, तृतीयक में आपको सब कुछ सेवा, व्यापार, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ग्रामीण बस्तियों की तुलना में नगरीय बस्तियां अधिक बड़ी और सघन बसावट, सघन यानी डेंसर होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डेंसर मतलब ज्यादा लोग एक साथ रहेंगे, ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। मोटे तौर पर नगरीय बस्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नगर में रहने वाले अधिकांश लोगों के जीवन का आधार व्यापार या उद्योग होता है, यानी सबसे मेन काम क्या होता है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री या ट्रेड एंड कॉमर्स आप कह सकते हैं। नगरों में सघन बस्तियां पाई जाती हैं। यहां सघन बसावट का कारण सुरक्षा के अतिरिक्त भूमि की कमी तथा सामाजिक व्यवस्था भी है। जो सोशल ऑर्डर है, सामाजिक व्यवस्था जो है वो भी बिल्कुल अलग तरीके की होती है और सघन बस्तियां होती हैं। अच्छा, ज्यादातर, वैसे तो बहुत सारे गंदी बस्तियां और ये चीजें देखी जाती हैं, पर बहुत ज्यादातर चीजें क्या होती है, यहाँ पर प्लान्ड सिटीज बनती हैं। मतलब अगर एक साथ बहुत सारे घर हैं भी तो उनके नालियों की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, उन सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए एक नगरीय प्रशासन होता है, जिसे आप नगर निगम या म्यूनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए कहीं एक कॉलोनी बसनी है तो उसका पूरा फॉर्मेट और ठीक से तैयार किया जाता है, नक्शा बनता है। तो ये सारी चीजें नगरीय बस्तियों में होती हैं। नगरों में आमोद प्रमोद, चिकित्सा, शिक्षा की समुचित व्यवस्था, धर्म एवं सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों की प्रधानता, ये सारी चीजें पाई जाती है। तो ये चीज कहां मिलती है, नगरों में देखी जाती है। जो खेल कूद, आमोद प्रमोद है, यानी जिसको आप कहते हैं जैसे वाटर पार्क है, तो शहरों में ही तो पाया जाएगा। चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था, धर्म और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों की प्रधानता, ये सारी चीजें वहां पर मिलती हैं। परिवहन तथा संचार के साधनों की उत्तम व्यवस्था वहां पर रहती है। प्रशासकीय कार्यों के लिए सरकारी कार्यालय, थाना, कचहरी, इन सब चीजों की व्यवस्था रहेगी। जाहिर सी बात है, ये तो अपने आप में ये चीजें वहां पर पाई जाएंगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहां पर प्रशासनिक, शैक्षिक, ठीक है, उसके अलावा जिसको आप कह सकते हैं कि मनोरंजन, परिवहन, ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं जो है आप यहां पर देख सकते हैं कि नगरों में पाई जाएगी और व्यवस्था इनकी उत्तम रहेगी। पॉइंट्स में से लिखता हूं ना कि इन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल अपने आंसर्स में कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये पॉइंट भी ध्यान में रह गए तो आपको आंसर क्रिएट करने में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे लॉन्ग आंसर आएगा तो बना के लिख देना। बना के कैसे लिखोगे, आपके पास कुछ तो बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक बात है, आप बना के लिख दो। मान लो ये लाइन आपको नहीं याद करनी है कि परिवहन तथा संचार के साधनों की उत्तम व्यवस्था होती है, मत याद करो, लेकिन परिवहन और संचार इतना तो पॉइंट याद रहे दिमाग में कि हाँ भाई वहां पर क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की व्यवस्था रहती है। तो आप ये लाइन फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। किसी स्थान को, किसी भी प्लेस को नगर माने जाने के अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड है। मतलब अलग अलग तरीके से नगर उनको माना जाता है। किसको नगर माना जाए, किसको ना माना जाए, इसके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अब देखिए, हमारे देश में किसी भी स्थान को तभी नगर की श्रेणी में रखा जा सकता है जब वहां जनसंख्या क्या हो, ध्यान से समझ लीजिएगा, 5000 से अधिक हो। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह आ गई कि अगर 5000 से ऊपर की जनसंख्या है, जनरली आपको गांव 5000 से ऊपर के नहीं मिलेंगे। 5000 से ऊपर होते ही वो फिर वो नगर पंचायत वाले इलाके में आने वाली कहानी शुरू हो जाती है, टाउन एरिया उसको कहने लगते हैं। तो 5000 से अधिक की जनसंख्या हो, जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम 400 लोग रह रहे हो,
वहां की 75% से अधिक आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन एग्रीकल्चरल वर्क, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क। तो 75% से ज्यादा जनसंख्या कहां रह रही हो? जो नॉन एग्रीकल्चर कार्य कर रही हो। वहां स्थानीय स्वशासन के लिए नगर पालिका हो। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ना कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके दो तरीके होते हैं, एक गांव में जो है पंचायत होती है और एक पूरे शहर के लिए नगर पालिकाएं होती हैं, जिसको आप म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। ठीक बात है। तो ये जो स्थानीय स्वशासन यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वहां नगर पालिका हो, 75% से अधिक आबादी गैर कृषि कार्य में हो, मतलब कि नॉन एग्रीकल्चरल काम करती हो, जैसे कि वो व्यापार करती हो, वो नौकरी करती हो, ये सारी चीजें हैं, और जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह की सारणी आपको मिलेगी। प्रथम श्रेणी के नगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या होगी। द्वितीय श्रेणी के नगर 50,000 से 99,999 की जनसंख्या होगी। तृतीय श्रेणी के नगर 20,000 से 50,000 तक की जनसंख्या होगी। चतुर्थ श्रेणी के नगर 10,000 से 20,000 तक की जनसंख्या होगी। पंचम श्रेणी के नगर 5,000 से 10,000 तक की जनसंख्या होगी। और षष्ठम श्रेणी के नगर 5,000 से कम जनसंख्या होगी। ये देखिए, ये अलग अलग श्रेणी है, टायर आप कह सकते हैं, अलग अलग श्रेणी की जनसंख्या है। लेकिन जो प्रथम श्रेणी के नगर है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, प्रथम श्रेणी के नगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या होगी। और एक आता है तो प्रथम श्रेणी के नगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या होगी। ठीक है, ये कर एक मेगा पोलिस आते हैं, वो 10 लाख से ऊपर वाले। इसके अतिरिक्त 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहते हैं, ध्यान समझिएगा, महानगर। और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को मेगा नगर कहते हैं, मेगा पोलिस, वो 50 लाख से अधिक वाले हैं। और 10 लाख से बाद में सुना महानगर जो है, उनकी महानगर पालिकाएं भी रहती हैं कई बार। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सारे शहर इसमें आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक बात है, इसमें कोई डाउट, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें कि भारत में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ है, तो भारत में नगरों का विकास के कई क्या रहे हैं, कालखंड रहे हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल, सबसे पुराना प्राचीनतम काल जिसकी आप बात कर सकते हैं, या इतिहास से भी पुराने समयों की जो बात की जा रही है, ये प्रागैतिहासिक काल रहे हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगर इस तरह आपने देखे होंगे। फिर प्राचीन नगर आए। प्राचीन नगरों में जैसे मान लीजिए मौर्य काल में, गुप्त वंश में, सातवाहन डायनेस्टी में, ये सारे जो विजयनगर एम्पायर, इसमें जब आपने देखा विजयनगर एम्पायर, तो फिर भी मध्यकाल में आ जाएगा। तो ये प्राचीनतम एक काल आया। फिर मध्यकालीन आया, जिसमें आप 10वीं शताब्दी से लेकर और 17वीं 18वीं शताब्दी तक आया। इसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड सब आ जाएगा। और फिर आधुनिक नगर जो आज की स्थिति देखते हैं। तो इन 3-4 कालखंडों में धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ है। पर 2-3 चीजें बड़ी कॉमन रही हैं सभी कालों में। एक तो जैसे अगर आप प्राचीन स्थितियों में देखें, तो जहां पर संसाधन, नदी या जल की व्यवस्था, ठीक है, ये 2-3 चीजें जहां रही हैं। ठीक है, अब नदी रहेगी तो कृषि रहेगा, संसाधन रहेंगे तो लॉ एस्क और ये सारी चीजें निकलेंगी, तो नगरों को बिल्ड करने में आसानी रहेगा। वन रहेंगे तो लकड़ियां मिलेंगे, जिससे काफी घर वर बनेंगे। ये सब चीजें जहां रही हैं वहां पर, इसलिए आज भी देखिए जो बड़े बड़े बहुत सारे शहर हैं, आप भारत में देख लीजिए, वो किसी न किसी नदी के किनारे आपको मिलेंगे। वहां आसपास कोई नदी, झील, बड़ा तालाब, इस तरह की चीजें मिलेंगी। और भी कई फैक्टर्स रहे हैं, इसके एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो ये 4-5 कालखंडों में धीरे धीरे ये नगर बसे हैं। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर थे। इतिहास में जो लोग हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा। तो दुनिया की लगभग सबसे प्राचीन व्यवस्था जो इतनी व्यवस्थित थी या जो प्लान थी, वो कौन रही है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये रहे हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जो ये व्यवस्थाएं रही हैं, इसमें क्या आपने देखा था, इसमें आपने देखा था कि किस तरीके से शहरों का निर्माण, वहां पर जो प्लान्ड सिटीज थी, सड़कें थी, एक दूसरे को फेस नहीं करती थी, नालों की व्यवस्था, पक्के नालियां थी, है ना। वहां पर फिर 2 पार्ट में शहर डिवाइडेड था, एक प्रशासनिक और एक आम लोगों के लिए, और बिल्कुल मतलब प्लान तरीके से सिटीज बनी हुई थी। फिर प्राचीन में देखें तो इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों का विकास हुआ, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, मदुरई। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा, महाजनपद। ये जो महाजनपदों का निर्माण हुआ, खास करके अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की बात आती है। तो इन महाजनपदों से भी धीरे धीरे शहरों का विकास शुरू हुआ। और अगर आप महाजनपदों को देखें, खास करके मगध में देखें, पाटलिपुत्रा देखें, काशी देखें, मल्ल देखें, इसके अलावा वज्जी देखें, ज्यादातर या मैक्सिमम महाजनपदों में आपको आसपास नदी और संसाधन, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मगध सबसे विकसित या सबसे आप कह सकते हैं कि सफलतम महाजनपद क्यों था, क्योंकि वहां 2-3 नदियों का संगम था,
है ना, 2-3 नदियां थी वहां पर, गंगा है, इधर सोन है, इसके अलावा जिससे वहां पर जिससे बाहरी शत्रुओं से भी रक्षा होती थी, वहां पर जो परिवहन था जल के माध्यम से वो भी होता था, व्यापार भी हो जाता था, कृषि के लिए जल भी मिल जाता था, और उस इलाके में फिर लौह अयस्क भी पाया गया जिससे वो अच्छे हथियार बना सकते थे। तो ये सारी चीजें प्राचीन नगर में आई थी, और प्रागैतिहासिक काल में लोहे की खोज नहीं थी जो कि प्राचीन नगरों में होने लगी। फिर मध्यकालीन नगरों की बात करें तो राजा और रजवाड़े और उनके मुख्यालय होने लगे। किला नगर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, आगरा, लखनऊ, ये सारे शहर उस समय बने। ठीक है, और आधुनिक नगर की बात करें तो यहां पर समुद्र तटीय इलाके बसाए गए जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है या व्यापार हो सकता है। तो यहां पर सूरत, दमन, गोवा, कोचीन और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इस तरह नगरों का विकास हुआ है और इसमें सभी टायर, सभी श्रेणियों के नगर इसमें बसे हुए हैं। ठीक है, बाद में ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में शिमला, मसूरी, नैनीताल, इन उसके अलावा तो अच्छा बहुत सारे प्रशासकीय शहर भी बसे, जैसे दिल्ली है, तो ये तो मैंने आपको मध्यकालीन में बता दिया। और बहुत सारे फिर पर्यटन के या ग्रीष्मकालीन, जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो वो अपने गर्मियों में छुट्टियां बिताने या ठहरने के लिए वहां जाने लगे। फिर जो आधुनिक उद्योग भारत में लगे तो वहां पे जमशेदपुर, टिस्को आपने सुना होगा 1907, है ना। स्वतंत्रता के बाद चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी, ये सारे शहर भी धीरे धीरे विकसित हुए हैं। तो इसमें जो नगरों के विकास का उद्देश्य रहा होगा तो वो किस रूप पर, या तो प्रशासकीय नगर, ठीक है, या वो सांस्कृतिक नगर के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, ये या तो औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये 2-3 कुल मिला के वर्गीकरण हैं नगरों के विकसित होने के, और या नगरों के विकसित होने के कारणों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम विकसित हुए। गाजियाबाद के पास नोएडा। अब नोएडा क्या है, शुद्ध रूप से एक तरह से ये विकसित किया गया था, SEZ एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक बात, यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, ये विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ, जहां पर आप जो भी बनाइए एक्सपोर्ट करने के लिए बनाइए, सरकार आपसे कोई टैक्सेस नहीं वसूलेगी, ऐसी बात वहां पर कही गई। ठीक बात है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, इससे वो नगर धीरे धीरे विकसित होते हैं, नगरों में विकास देखा जाता है, ये बहुत क्लियर पता चलता है। अब यहां भी हम बात कर लेंगे कि भाई नगरीय बस्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सभी नगरीय बस्तियां समान आकार, क्रियाकलाप की नहीं होती। उनका आकार उद्योगों की संख्या, उनके प्रकार तथा प्रगति और व्यापार आदि की मात्रा पर भी निर्भर करता है। ये चीज यहां पर देखी जाती है। ठीक है, नगरीय बस्तियों के प्रकार की बात करें तो अनुमार्गी बस्ती, नगरीय पुरवा या पल्ली, नगरीय गांव, कस्बा, नगर, इतने तरह के यहां पर भी बस्तियां होती हैं। आप इसको प्रकार के रूप में देख सकते हैं, एक एक करके हम देख लेंगे। महानगर मैंने बताया 10 लाख से ऊपर वाले, सन्नगर उनके साथ बसे छोटे छोटे और नगर, और विराट नगर, ऐसे ऐसे नगर देखने को मिलते हैं। अनुमार्गी बस्ती देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब किसी सड़क के किनारे यात्रियों की सुविधा हेतु, चाय नाश्ता हेतु कुछ होटल तथा पान, सिगरेट, अन्य सामान की दुकानें खुल जाती हैं, वहां मोटरों को तेल, पानी, हवा आदि मिल जाती है। देसी भाषा में ढाबा। ढाबा देखा आपने, कई बार क्या होता है कि ट्रक व्रक के लिए यहां पर बहुत बड़े बड़े एक साथ ढाबे खुल जाते हैं। आप दिल्ली से हरियाणा रोहतक मार्ग पर जाइए, करनाल रोड पर जाइए, आपको सुखदेव का ढाबा और 2-3 तरह के इस तरह के ढाबे हैं। तो वहां ढाबों का एक कम्युनिटी बन गया है, वहां पे आपको 40-50 दुकानें एक साथ बिक जाएंगी और सब कहेंगे ये पुराना ढाबा, ये पुराना ढाबा, और छोटी छोटी वहां बस्तियां भी बस गई हैं। तो इस तरह की जब चीजें मिलती हैं कि एक किसी मार्ग पर वो अपने चाय वाय बेचने के चक्कर में छोटी सी बस्ती बन जाती है, वो हो जाती है रोड साइड सेटलमेंट या अनुमार्गी बस्ती। जब यातायात बहुत बढ़ जाता है तो ऐसी बस्तियां धीरे धीरे कस्बे में बदल जाती हैं। उसके बाद नगरी पूर्वा या अर्बन हैमलेट क्या होते हैं, जब किसी नगर के समीप सड़क के सहारे कुछ उपबस्तियां बस जाती हैं, है ना, तो उन्हें नगरीय पूर्वा कहते हैं। तो मान लीजिए नगर है ये और इसके किनारे एक सड़क गई है, तो यहां भी एक छोटी छोटी बस्ती बस गई, तो ये क्या होते हैं, नगरीय पूर्वा हो जाते हैं, हाईवे से लगते हुए या बाईपास के आसपास जो बस जाती हैं। नगरीय गांव, जैसे आज आप भी नोएडा में चले जाइए, आज भी नोएडा तो एक नगर के रूप में विकसित हो गया, पर बहुत पुराने समय से वहां छोटे छोटे गांव हैं, वो आज भी गांव के रूप में है, तो ये नगरीय गांव हो जाते हैं। ऐसे गांव जहां कुछ नगरीय सुविधाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, डाकखाना, सड़क पाई जाती है, और जहां कृषक परिवारों की संख्या कम और व्यवसाय करने वालों की संख्या अधिक हो, उसे नगरीय गांव कहा जाता है। तो है तो वो गांव, लेकिन कृषि कम हो रही है, वहां पे व्यापार ज्यादा हो रहा है। ऐसे गांव की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, कस्बा, तो जिन गांव की जनसंख्या 500 से 40,000 तक पाई जाती है, 4,000 तक बेसिकली इसको कह लीजिए आप, ठीक है, 4,000 तक पाई जाती है, वो कस्बा कहलाते हैं। ये मकान एक दूसरे से सटे होते हैं,
सड़क सकरी छोटी छोटी गलियां होती हैं और छोटे छोटे गांव भी इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, कस्बे की बसावट के दो भाग होते हैं, एक निवास क्षेत्र होता है, दूसरा व्यवसायिक क्षेत्र होता है। मतलब एक तरफ लोग रह रहे होते हैं, दूसरी तरफ लोग व्यवसाय या ट्रेड कर रहे होते हैं। निवास क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, डाकखाना आदि होते हैं और व्यवसायिक क्षेत्र में बाजार, मंडी, कारखाने, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बचती है। नगर की बात करें तो जिन स्थानों में आबादी 50,000 से अधिक होती है वो नगर कहते हैं। ठीक है, और नगरों की सांस्कृतिक वातावरण बहुत विकसित होता है। नगरों की रूपरेखा में उसके विकास के कारण भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए, इसको भी 5000 कर लीजिए आप, एक्चुअली ये मिसिंग प्लेस है, 5000 कर लीजिए। तो 5000 से अधिक जहां पर होगा उसे हम क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। ठीक है, वैसे वाराणसी नगर का आधार धार्मिक तथा शैक्षिक है, तो कानपुर नगर का आधार उद्योग तथा व्यापार है। अधिकतर नगरों की रूपरेखा मिलती जुलती है। क्या मतलब पता चला इससे? मतलब कि जो अलग अलग नगर हैं उनका एक बैकग्राउंड है, उनका कुछ आधार है। किसी किसी का आधार धर्म है, जैसे आज भी काशी को मोक्षदायिनी नदी कहा जाता है। आप उसे कितना भी कह लीजिए क्योटो है ये, नहीं, वहां जब भी लोग सुनेंगे तो गंगा घाट, शिव, मोक्ष, है ना, काशी इसी नाम से जानी जाएगी। आप दिल्ली की बात कर लीजिए तो आप कितना भी कह लीजिए कि वहां ये है वो, लेकिन सोचे नहीं, राजधानी है भाई, प्रशासकीय है। ठीक है, सूरत की बात कर लीजिए तो जनरली व्यापार, हीरा, ये सब आएगा। तो ये हर शहरों का एक रूपरेखा होता है, एक आधार होता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा शहर औद्योगिक है, कौन सा शहर धार्मिक है, सांस्कृतिक है, ये सारी चीजें क्वेश्चन में आती हैं। ठीक है जी, चलिए। महानगर, जिन नगरों की संख्या 10 लाख से अधिक होती है उन्हें महानगर की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे नगर प्रायः प्रादेशिक राजधानियां होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लखनऊ ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए। इसके अतिरिक्त ये नगर औद्योगिक केंद्र भी होते हैं और व्यापारिक मंडियां भी यहाँ होती हैं। ठीक बात है। भारत में जयपुर, भोपाल, बेंगलोर, चंडीगढ़, ये सारे ऐसे ही नगर होते हैं। सन नगर यानी कॉन्यूर्बेशन जिसको बोलते हैं, जब किसी एक महानगर के कई कस्बे सम्मिलित हो जाते हैं और महानगर की बस्ती का अंत होते ही दूसरे कस्बे की बस्ती प्रारंभ हो जाती है, ऐसे नगरीय क्षेत्रों को सन नगर कहते हैं। जुड़े हुए होते हैं, एक खत्म होते ही दूसरी बस्ती शुरू हो जाए। ठीक है, भारत में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं। विराट नगर जिसको मेगापोलिस कहते हैं, जहां लगभग 50 लाख से ऊपर की जनसंख्या होती है। तो जब किसी महानगर या सन्नगर के व्यावसायिक केंद्र और उद्योग विकास करते करते समीपवर्ती नगरों को भी अपने में ही जोड़ लें, यानी वो नगर बढ़ता गया और बिल्कुल कई सारे नगर उसमें जुड़ गए, तो मेगापोलिस हो गया। इसके बीच का क्रम अटूट बन गया और नगरीय बस्ती को विराट नगर फिर कहा जाता है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई ऐसे ही है। अब दिल्ली में आप देख लीजिए, मेन दिल्ली एक जगह है, इसके अलावा बहुत सारे एरिया उसमें धीरे धीरे जुड़ते, अब तो फिर धीरे धीरे अब एक नया कंसेप्ट आ गया वहाँ, NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। वो तो मतलब लगभग 200 किलोमीटर में फैल गया है। तो ऐसी चीजों को आप मेगापोलिस कहते हैं। अब आते हैं वहां पर जो प्रतिरूप हमने देखे थे, ठीक है, जो ग्रामीणों के भी देखे थे, पैटर्न कैसा होता है। तो नगरीय आवासों के प्रतिरूप का निर्धारण उसकी सड़क का स्वरूप, नगर में आने जाने वाले प्रधान मार्ग, इमारत की सापेक्षिक स्थिति, इन सारी चीजों से किया जाता है। नगरों का प्रतिरूप ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप से मिलता जुलता है। अगर आप इसमें देखें तो एक रेखीय प्रतिरूप है, चौक पट्टी या आयताकार, मैंने आपको समझाया था, अरीय, वृत्ताकार, ठीक है, तारा प्रतिरूप, पंखानुमा प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। ठीक है ना, जैसे अगर आप इसमें देखें, जैसे लेट सपोज ये कोई नदी जा रही है, इसके किनारे नगर बस गए तो रेखीय हो जाएगा। चौक पट्टी या आयताकार क्या है, मान लीजिए कि ये देखिए ऐसे एक दूसरे को सड़कें काट रही हैं, यहां पर नगर बस गए, है ना, तो 90 डिग्री पर सड़कें काट रही हैं, चौक पट्टी हो गया। ठीक है, वृत्ताकार जैसे मान लीजिए कोई झील है, उसके चारों तरफ कोई नगर बस गया, या कोई ताल के चारों तरफ, तो वृत्ताकार हो जाएगा, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सीढ़ी नुमा, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, पहाड़ पर ऐसे नगर बसे हुए हैं, शिमला उमला इसमें आप कह सकते हैं, तो ये सीढ़ी नुमा प्रतिरूप हो जाएगा। ये मैंने आपको ग्रामीण वाले में डिटेल में बताया था। ठीक है, चलिए अब भारत में अगर वितरण देखें कि भाई नगरीय बस्तियों का भारत में किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसी कैसी नगरीय बस्तियां होती हैं, तो भारतवर्ष में नगरीय बस्तियों का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में जहां नगरों में सघनता मिलती है, तो कुछ क्षेत्र में अत्यल्प नगरीय बस्तियां मिलती हैं, यानी बहुत छोटी छोटी नगरीय बस्तियां मिलती हैं, जहां पर आपको क्या नहीं मिलेगा, जहां पर आप अगर आप देखें तो बहुत कम जनसंख्या वाले भी नगरीय बस्तियां, और कहीं पर क्या है, बहुत ज्यादा डेंसर या सघन नगरीय बस्तियां देखने को मिलती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नगरीय बस्तियों में वितरण के आधार पर भारत को किस क्षेत्र में आप बांटेंगे, तो एक आएगा उत्तरी भारत का विशाल मैदान, जिसको आप क्या इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं या अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये सारी चीजें आएंगी। दूसरा गुजरात प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और पूर्वी आंध्र प्रदेश, गोदावरी कृष्णा डेल्टा प्रदेश, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश। तो ये सारे आप डिवीजन कर सकते हैं जिन डिविजन्स में नगर बसे हुए हैं। उत्तरी भारत का विशाल मैदान करें तो इसे सतलज, गंगा या ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा नगर यहां पाए जाते हैं। देखिए यहां पर एक तो कई फायदे हैं।
यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल, जिसको जलोढ़ मिट्टी आप कहते हैं, ऐसी मिट्टी पाई जाती है। और इस इलाके में आप देखेंगे तो प्लेन एरिया ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर कृषि अच्छी है, यहाँ पर संसाधन भी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, तो इसलिए यहाँ पर नगर है। इस प्रदेश को भी 4 उपभाग में बांट सकते हैं, जैसे कोलकाता झारखंड का पृष्ठ प्रदेश, ये मतलब पहले वाले का ही 4 भाग है। पहला भाग क्या है, इसे हुगली दामोदर नदियों का बेसिन और छोटे नागपुर का पठार भी कहते हैं, मैंने भी आपको बताया था, छोटा नागपुर प्लेट्यू। यह भारत का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है और सबसे प्रमुख केंद्र यहाँ कहाँ है, कोलकाता है, ठीक है। दूसरा, अब इसमें क्या क्या शहर है, जमशेदपुर, आसनसोल, गया, दुर्गापुर, हावड़ा, हुगली, डाल्टनगंज, रांची, वर्धमान, राउरकेला, सिंदरी, चितरंजन, बोकारो, अन्य नगरीय केंद्र। तो आप झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक सारे इसमें सब एरिया आ गए। दूसरा, मध्य गंगा का मैदानी प्रदेश, इसमें पटना से कानपुर तक का क्षेत्र सम्मिलित है। चीनी उद्योग, कागज, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक, सूती वस्त्र, ये सारी चीजें यहाँ हैं, तो ये नगर बसे हुए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, जौनपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सारे मुख्य नगर हैं। तो पूर्वांचल जो पूरा इलाका है और मध्यांचल तक यह आएगा। ऊपरी गंगा बेसिन में देहरादून, दिल्ली से कानपुर, लखनऊ तक चीनी उद्योग, सूती वस्त्र, दिया सलाई, रासायनिक उद्योग सब इसमें आएगा। लखनऊ, कानपुर, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, अलीगढ़, बरेली, कानपुर, मेरठ सब इसमें आएंगे। फिर पंजाब का मैदानी भाग, तो यहाँ होजरी का सामान, ऊनी वस्त्र, इंजीनियरिंग उद्योग, खेल का सामान, मेरठ में बहुत खेल के सामान आते हैं। चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, अंबाला, करनाल, फिरोजपुर, होशियारपुर, ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं। दूसरा तो ये था कौन सा, जो नॉर्दर्न प्लेन के 4 भाग थे। दूसरा, गुजरात प्रदेश, इस प्रदेश में अधिकांश सूती वस्त्र आते हैं और आपको पता है कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ना। तो अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, काठियावाड़, भावनगर, राजकोट, जामनगर, कांडला यहाँ का सबसे प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है ना। ये तो बहुत प्राचीन काल से देखा जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई पतन मुख्य है, नागपुर, अमरावती, जलगांव, मुंबई, रत्नागिरी, बेलगांव, धारवाड़, हैदराबाद, ये सारे इलाके वहां पर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें तेलंगाना, आंध्रा, थोड़ा महाराष्ट्र सब आ जाता है। इस क्षेत्र में सर्व प्रमुख नगर मुंबई है, भारत के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है। कई उद्योग हैं, सतारा, नासिक, अकोला, कोल्हापुर, अहमदनगर, पुणे, शोलापुर, सब महाराष्ट्र के शहर हैं ज्यादातर। फिर आते हैं गोदावरी कृष्णा में, तो विशाखापट्टनम यहाँ पर मुख्य बंदरगाह है, ठीक है, जो आंध्र में आपको मिलेंगे। नौसैनिक केंद्र, जलयान निर्माण, इस्पात उद्योग, विजयवाड़ा, काकनीनाडा, गुंटूर, वोल्टेयर यहाँ पर प्रमुख उद्योग होते हैं। मध्य विद्युत क्षेत्र की बात करें जो उच्च प्रदेश है, तो अरावली यहाँ प्रशासनिक केंद्र है और पहले रियासतों की राजधानी थी। जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, राजस्थान वाले इलाके, थोड़ा मध्य प्रदेश का इलाका, ये सब जुड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है, झांसी, कोटा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, रतलाम, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो इसके पार्ट हैं। अरावली के पूर्व वाला ये एरिया है और पश्चिम वाले में जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। तो अरावली जो पहाड़ है उसके पूर्व और पश्चिम में ये सारे हैं, ठीक है। विंध्याचल क्षेत्र में जबलपुर, रीवा, सागर, कटनी, जो उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका वहां से जुड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश के इलाके जुड़े हुए हैं। तो ये था कैसा, ये हमने देखा था कि ऑन एन एवरेज जो भारत की भूमि है उसके अनुसार किस प्रकार नगर बसे हुए हैं, ये हमने देख लिया 3-4 हिस्सों में। अब हम बात करेंगे कि भाई कार्यों के आधार पर नगरों का बसाव कैसा है, यानी कि जो अर्बन सेटलमेंट है वो फंक्शन कैसे करते हैं। तो नगर मानव बसाव के उत्कृष्ट रूप हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के केंद्र होते हैं, ये विविध प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और कार्यों का संपादन उनके द्वारा करते हैं। सामान्यतः कुछ कार्य सभी नगरों में समान रूप से वितरित होते हैं, लेकिन कुछ नगर कार्य विशेष के कारण ही विकसित होते हैं और कार्य के आधार पर ही पहचाने जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अतः कार्यों के आधार पर भारत के नगरों को निम्नलिखित तरह से बांटा गया है। पहला, औद्योगिक नगर, जिसको आप इंडस्ट्रियल सिटी बोलते हैं, जहां पर बहुत सारे उद्योग चलते हैं ना। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो कपड़े की हैं, आयरन स्टील की हैं, जिस तरह के भी हैं, वो नगर औद्योगिक नगर होते हैं। व्यापारिक नगर होते हैं, प्रशासनिक नगर, खनन नगर, प्रतिरक्षा नगर और गैरिशन नगर, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। व्यापारिक नगर वहाँ होगा जहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, ठीक है। प्रशासनिक नगर जहाँ राजधानी होगी या कार्यालय होंगे बहुत सारे। खनन नगर जहाँ पर जैसे बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन वो पाए जाएंगे, वहाँ से खनन किया जाएगा। और प्रतिरक्षा नगर, डिफेंस, बहुत सारे ऐसे नगर होते हैं जैसे पुणे, जहाँ पर डिफेंस कॉलोनीज होती हैं या डिफेंस का इलाका होता है। शिक्षा नगर, जैसे बहुत सारे सिटीज हैं जो अपने एजुकेशनल हब के लिए जाने जाते हैं, है ना। जैसे आप कोटा राजस्थान का ले लीजिए, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक नगर, प्रयागराज, वाराणसी। पतन नगर, जहाँ पोर्ट्स हैं, तो विशाखापट्टनम ले लीजिए। स्वास्थ्य नगर, जो अपने हेल्थ इंस्टीट्यूट्स के लिए फेमस है। तो जब किसी स्थान पर किसी विशिष्ट उद्योग की स्थापना हो जाती है और कई पूरक उद्योग भी लग जाते हैं, तो वो औद्योगिक नगर होते हैं। जैसे जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए है। अहमदाबाद, कानपुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए है। कोलकाता जूट उद्योग के लिए है। नेपा नगर जो है वो कागज के लिए बहुत फेमस है। लुधियाना जो है होजरी उद्योग के लिए बहुत फेमस है।
व्यापारिक नगर की बात करें तो अपने प्रदेश में कई वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए जब मंडी बन जाती है, प्रायः दो विपरीत विशिष्टता वाले क्षेत्रों की सीमाओं पर व्यापारिक नगरों की उत्पत्ति और विकास अधिक ज्यादा होता है। समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह उसके अच्छे उदाहरण है, जैसे मुंबई, कोलकाता, कांडला इत्यादि। इसी प्रकार स्थलवर्ती भागों में हापुड़, इंदौर, बिलासपुर ये भी व्यापारिक नगर अब बन गए हैं। ठीक है। प्रशासनिक नगरों की बात करें तो प्रशासनिक कार्यालय होंगे, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाएगा। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताया है। जहां पर खनन होगा वो खनन नगर हो जाएंगे, और खनिजों पर परिद्रावण और शुद्धिकरण भी किया जाता है, जैसे होता है ना प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मिनरल्स जो होते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े नगर इसमें भी आते हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, खेतड़ी, कॉपर माइन खेतड़ी कितना फेमस है, बोकारो, कोलार, ये कई खनिज केंद्र यहाँ विकसित हुए हैं। प्रतिरक्षा की बात करें तो निवासियों की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है, तो अपनी सेना रखता है। तो जहां जहां सेना की छावनियां हैं, जैसे मेरठ हो गया, जैसे आगरा हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे कैंट बनाए हुए हैं ना, और वहां प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में सागर है जहां पर प्रशिक्षण होता है। शिक्षा नगर की बात करें तो बहुत बड़े बड़े शिक्षा संस्थान जहां पर रहते हैं, जैसे पहले तक्षशिला, नालंदा थे, फिर वर्तमान में वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़, पिलानी, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर जैसे कोटा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्राइवेट ट्यूशंस का हब बनता जा रहा है। धार्मिक नगर जहां पर कोई पौराणिक धार्मिक मान्यता है, शुरू से वहां एक कनेक्ट बना हुआ है लोगों का, वो प्रयागराज हो गया, वो वाराणसी हो गया, वो उज्जैन हो गया, है ना, रामेश्वरम हो गया, चार धाम हो गए, बहुत सारे सिटीज ऐसे वो देखे जाते हैं। अमृतसर, हरिद्वार, मथुरा, जगन्नाथपुरी, तिरुपति। ठीक है। पतन जहां पर बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं, तो कोचीन, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इन सब पట్టणों में आता है। स्वास्थ्य नगर जहां पर अपने प्राकृतिक सौंदर्य, रमणीयता और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु जहां पर अच्छा हो गया, लोग जाकर वहां पर हिल स्टेशन के रूप में रहते हैं, तो ये भी स्वास्थ्य नगर के रूप में होते हैं। श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारे सिटीज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कार्यों के आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया। तो औद्योगिक नगर में आप एग्जाम्पल कानपुर रख सकते हैं, व्यापारिक नगर में मुंबई, प्रशासनिक नगर में दिल्ली, खनन नगर खेतड़ी, प्रतिरक्षा नगर मऊ। ठीक है। शिक्षा नगर इलाहाबाद, धार्मिक नगर मथुरा, पतन नगर कोचीन, स्वास्थ्य नगर दार्जिलिंग। ठीक है, समझ में आ गया, इससे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए भारत में नगरीकरण की अब एक समस्या कर, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि किस प्रकार हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग शहरों को। अब बात यह आती है कि भारत में ऑर्गेनाइजेशन या नगरीकरण हुआ कैसे है। तो भारत में नगरीकरण की बहुत प्राचीन परंपरा रही है, बहुत पुरानी परंपरा रही है। लगभग 250 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के अभ्युदय में काल में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे विश्वविख्यात नगरों का धीरे धीरे यहाँ पर विकास हुआ है। ठीक है। बाद में हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र, वाराणसी, द्वारका, कुरुक्षेत्र आदि नगर महाभारत काल के प्रसिद्ध नगर रहे हैं, किंतु प्राचीन समय में हमारे यहाँ नगरों की संख्या कम और उनका आकार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। उस समय नगर मुख्यतः प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र के रूप में थे, उसका कोई आर्थिक और व्यापारिक आधार नहीं होता था। वास्तव में आर्थिक आधार वाले बड़े बड़े नगरों की स्थापना 19वीं 20वीं शताब्दी से हुई है, खास करके जब यूरोपियंस हमारे आए हैं, कॉलोनीज बनने लगी हैं, तो उन्होंने ही ये आर्थिक शहरों का विकास करना शुरू किया कि नहीं, हमें व्यापार के हिसाब से शहर बसाने चाहिए। बल्कि छावनी और कैंट वाला सिस्टम भी उन्होंने ही धीरे धीरे किया और नगरों की स्थापना होती चली गई। कोलकाता और मुंबई जैसे नगरों का विकास जूट और सूती उद्योग के केंद्रीकरण के कारण हुआ। अब अगर जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से देखें, नगरों की संख्या पहले कितनी थी, अब कितनी है, और पॉपुलेशन किस हिसाब से बनती जा रही है। देखिए 1901 अगर देखें तो नगरों की संख्या इतनी, नगरीय जनसंख्या केवल 2.5% थी कुल जनसंख्या का, 2.5 करोड़ थी, और कुल जनसंख्या के केवल 10% लोग नगरों में रहते थे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे शहरों, सारे ईयर्स का मैं मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में 2011 में आप आइए, 2011 में 37.70 करोड़ जनसंख्या, यानी अगर आप 1901 से देखें तो 2.5 करोड़ से अब 37 करोड़ हो गया, और शहर 1800 थे और अब कितने हो गए, 6171, और 31% लोग शहरों के निवासी हो गए। ये कंपैरिजन आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप क्या कर सकें, ताकि आप बेहतर तरीके से बता सकें। ठीक है, चलिए, उपयुक्त सारणी से प्रकट होता है कि हमारे यहां 1931 तक नगरीकरण की गति मंद रही है। 30 वर्षों में 1.15% की वृद्धि हुई, किंतु 1931 के बाद से ही नगरीकरण की गति धीरे धीरे बढ़ती चली गई है। ठीक बात है। अब एक भारत में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया, 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, और वहां से फिर नरेंद्र मोदी का ये उनका जो प्रधानमंत्री जी का अपना विजन रहा है कि भारत में स्मार्ट सिटीज का उभय होना चाहिए, और भारत में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उसके बाद शुरू हुए हैं। तो स्मार्ट सिटी का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है, ताकि शहरों में आधारभूत सुविधाएं हो, सफाई हो, प्रदूषण मुक्त हो, बेहतर जीवन हो। देखो स्मार्ट सिटी से बहुत लोग सोचते हैं ना कि रातों रात वो लंदन जैसी बड़ी बड़ी इमारतें और चमकने लगेगा, ऐसा नहीं। स्मार्ट सिटी मतलब क्या है, जहां जीवन स्मार्ट हो,
आप बात को समझिए, स्मार्ट सिटीज मींस वेयर यू लिव स्मार्टली, जहां पर आपका कूड़ा ठीक से साफ हो जाता हो, जहां पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलता हो, जहां पर आपको पॉल्यूशन नहीं मिलता हो, जहां पर आपका काम बिल्कुल टाइम से होता हो, जहां पर ट्रैफिक सिस्टम ठीक चलता हो। तो स्मार्ट सिटी का मतलब ये होता है। तो वहां क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा हो, बिजली अच्छी मिले, सस्ती सुविधाएं मिले और मॉडल शहर का निर्माण हो ताकि अन्य शहरों भी उसके हिसाब से काम करें। ठीक है, तो एक तो ये स्मार्ट सिटी वाला कंसेप्ट है और शुरू में सरकार ने 100 स्मार्ट सिटीज का टारगेट किया है। अगर नगरीकरण की प्रवृत्ति देखें, हम ट्रेंड देखें कि कैसे कैसे भारत में नगरीकरण हुआ है, तो बहुत पुरानी परंपरा रही है। और नगरीय सभ्यताओं में भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है कि 250 ईसा पूर्व से पहले से चल रही है और सबसे पुरानी रही है। और सिंधु सभ्यता आपको यह भी पता है कि बहुत ही प्लान्ड, बहुत ही नियोजित तरह की शहरों की शहरीकरण की प्रवृत्ति थी। ये जो हम सब इसको मान के चलते हैं। ठीक है, भारत में बड़े नगरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, छोटे नगरों की आबादी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि छोटे नगरों का सैचुरेशन हो रहा है, बड़े नगरों में लोग ज्यादा कमाना चाह रहे हैं, वहां भाग रहे हैं। हमने जब आपको प्रवास बताया था तो बताया था कि प्रवास केवल गांव से नगरों में नहीं होता है, नगर से नगरों में भी होता है। तो 1901 में कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग ऐसे नगर में था जिनकी आबादी 20 या 25 हजार थी, लेकिन 2011 में ऐसी आबादी 1/4 से कम है, यानी ज्यादातर आबादी बड़े शहरों में ज्यादा है। जो बड़े शहर हैं उनकी जनसंख्या और बड़ी होती चली जा रही है। भारत में 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगरों की कुल संख्या 1981 में 12 थी, जो 2011 में 53 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। 1981 में केवल 12 ऐसे शहर थे जो 10 लाख से ऊपर थे और 2011 में करीब 53 ऐसे शहर हैं जो 10 लाख से ऊपर वाली जनसंख्या के हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 1/3 भाग इन्हीं नगरों में रह रहा है और नगरीय आबादी में वृद्धि का कारण नगरीय आकर्षण तो है ही, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो विकर्षण है या ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिकर्ष कारक हैं वो इसमें सबसे बड़े कारण बनते हैं। भारत में नगरीकरण और औद्योगिकरण में असंतुलन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस लाइन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं कि भाई नगरीकरण एक समस्या के रूप में क्यों उभरता हुआ दिखाई पड़ता है, या कई बार नगरीकरण में बहुत सारी विकृतियां क्यों पाई जाती हैं। उसका एक कारण यह भी है कि देयर इज अ क्लियर इम्बैलेंस बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन इन द कंट्री। जो नगरीकरण जिस तरह से हो रहा है उस तरह से औद्योगिकीकरण नहीं हो रहा है। लोग गांव से 10 लोग बैठे हुए बात करते हैं, यार बहुत बेरोजगारी है, बहुत दिक्कत है, चलो चलते हैं दिल्ली या चलो चलते हैं मुंबई। अब ये नहीं पता कि भाई दिल्ली में ऑलरेडी जो फैक्ट्री है उसमें लोग काम कर रहे हैं, कोई नई फैक्ट्री थोड़ी लग गई है। अब आप यहाँ आके क्या करेंगे? यहाँ आके झोपड़पट्टी बना के रहेंगे, कहीं सस्ते में काम करेंगे, परेशानी करेंगे। तो ये असंतुलन मिटाना होगा। जब किसी नगर में बड़े उद्योग की स्थापना होती है तो जनसंख्या की बढ़त सामान्य जनसंख्या से दुगनी तिगुनी हो जाती है। ठीक है, जनसंख्या में इस बढ़ोतरी का प्रभाव वहां के आवास, चिकित्सा, जलापूर्ति सब चीजों में हो पाती है। और जब ये चीजें नहीं हो पाती हैं तो वहां गंदी बस्तियां, मलिन बस्तियां बसने लगती हैं। कई बार नगरों में बेरोजगारी की गहन समस्या उत्पन्न हो जाती है और ग्रामीण अप्रवासी को पुनः गांव में भागना पड़ता है। भारत में नगरों में मानव श्रम शक्ति आवश्यकता से अधिक होती है और निकट भविष्य में औद्योगिकरण की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती तो बहुत दिक्कत आती है उसमें। ठीक है, भारत में किराना, मनियारी, बर्तन, कपड़ा आदि की दुकानें अधिक हैं और मशीन और उनके पुर्जों की दुकानें बहुत कम है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की अपेक्षा पश्चिमी भारत में नगरीकरण ज्यादा हुआ है। ये भी डेटा ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत में ज्यादा हुआ है और पश्चिमी के कारण पूर्वी की अपेक्षा पश्चिमी भारत में ज्यादा हुआ है नगरीकरण। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ये तेजी से जो नगरीकरण हो रहा है उसका प्रभाव क्या बन रहा है। तो जैसा कि विदित है, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण में घनिष्ठ संबंध है। उद्योग नगरीकरण के विकास के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। तो जो नगरीकरण के परिणाम होंगे, जनसंख्या में अधिकता होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे जो सिटीज हैं उसमें बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, प्रेशर से बढ़ रही है। तो अगर आप नगरीकरण करेंगे तो जनसंख्या की बहुत तेजी से अधिकता होगी। शहरों में अधिक जनसंख्या के कारण आवास की समस्या होगी। पहले तो रहने के लिए आवास नहीं मिलते थे और अब उनके किराए भी अधिक होते चले जाएंगे। ठीक है, मलिन बस्तियों का विकास इसके जाहिर सी बात है इसका एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। मलिन बस्तियों के कारण प्रदूषण और मल बहाव की समस्या बनेगी। पेयजल, भोजन और विद्युत की समस्या रहेगी। प्रदूषण फैलेगा, कूड़ा करकट के निस्तारण की समस्या रहेगी और कृषि भूमि इसमें कम होती जाएगी। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको समझाई कि भाई मानव अधिवास क्या है, मानव अधिवास नगरीकरण से कैसे है, ग्रामीण अधिवास क्या है, नगरीय अधिवास क्या है और नगरीय अधिवास जो नगरीकरण तेजी से भारत में हो रहा है इसके क्या परिणाम है, क्या कारण है। आई होप कि सारी चीजें इसमें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म जो है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट या मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, इससे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सारी चीजें निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स जो है ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट, नए चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।